हाँ, नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर के बाद एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा, पीडीएफ नंबर 6। ये उसका सॉल्यूशन है। पहले क्या हुआ था कि हम लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर 25 क्वेश्चन देख रहे थे, लेकिन वो लंबी सीरीज हो गई थी। तो फिर हमने थोड़ा बदलाव ये किया है कि अब प्रश्नों की संख्या केवल 10 रहेगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये 10 के 10 प्रश्न अच्छी तरह से समझा पाऊँ। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका कि यदि 72 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है और एडी बी और सी एफ उसकी 3 माध्यिकाएं हैं, तो त्रिभुज बीडीजी का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी त्रिभुज के केंद्रक और माध्यिकाओं के बारे में। त्रिभुज एक ऐसी आकृति को कहा जाता है जो 3 ओर से घिरी होती है। आपके पास ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी। आपके पास त्रिभुज एबीसी है। केंद्रक या माध्यिका के बारे में आप समझेंगे। सबसे पहले माध्यिका को आप समझिए। किसी त्रिभुज की मीडियन या माध्यिका क्या होती है? तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर इस वाले कोण का कोई मतलब नहीं है। केवल इतना सा मतलब है कि सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु आप लीजिए। यदि मैं इस सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु की बात करूंगा तो सपोज करिएगा इसका मध्य बिंदु आपके पास डी है। इस वाली भुजा का मध्य बिंदु डी है। अगर इस भुजा का मध्य बिंदु डी है और मैं यहां से मिलाता हूं तो जो एडी है वो पहली माध्यिका है। आपके पास इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ई है, मैं यहां मिलाता हूं तो ये दूसरी माध्यिका है। माध्यिका की परिभाषा ये निकल के आ रही है कि किसी भी त्रिभुज की भुजा के किसी भी त्रिभुज की साइड के मध्य बिंदु को जब सामने वाले शीर्ष से मिलाते हैं इसे माध्यिका कहा जाता है। इसका जो मध्य बिंदु है आपके पास सपोज दैट एफ है, हम यहां से मिलाते हैं तो ये तीनों माध्यिकाएं किसी एक बिंदु से ही होके जाती हैं, अर्थात ये कनकरेंट हो जाती है। ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होके जाती हैं उस संगामी या कनकरेंट पॉइंट को, उस संगामी बिंदु को सेंट्रोइड या केंद्रक या गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका जो केंद्रक है इसके केंद्रक का मान जी है। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर संगामी होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। त्रिभुज के केंद्रक की यह प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी त्रिभुज का केंद्रक पूरे त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 6 भागों में बांटता है। पहला भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मतलब कुल मिलाकर मैं ज्यामितीय आकार में अगर कहूं तो मुझे एक त्रिभुज के अंदर 6 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। अगर उस एक त्रिभुज के अंदर आपको 6 त्रिभुज नजर आते हैं तो पूरा क्षेत्रफल 6 जगह बढ़ जाता है। इस पूरे क्षेत्रफल का मान 60 दिया है तो एक का मान कितना होगा? 60। कहने का यह मतलब है कि इन किसी भी त्रिभुज की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं इनमें से किसी भी त्रिभुज की बात करूंगा तो उसमें प्रत्येक के क्षेत्रफल का मान 10 होगा। हमें बताना है त्रिभुज बीडीजी, मुझे बीडीजी बताना है। अगर मैं आपसे बीडीजी की बात करूंगा तो बी और डी और जी ये वाला त्रिभुज होगा। आपको पता है कि ये वाला जो त्रिभुज है ये इन छोटे त्रिभुजों में से ही एक है और प्रत्येक छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 10 होगा। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर 10 हो जाता है। ये सवाल इसलिए सीट में आपकी रखा गया है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया है। त्रिभुज की माध्यिका का सवाल है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है उसे केंद्रक या सेंट्रोइड कहते हैं। केंद्रक के सहारे जितने त्रिभुज बनते हैं इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है और सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो इस 60 को आप लोग कितनी जगह बांटेंगे? इस 60 को जो आप लोग बांटेंगे वो आप 6 जगह बांटेंगे तो 6 ढाई 60, एक का मान कितना होगा? 10। हमें बताना था बीडीजी क्षेत्रफल का मान कितना हो गया। इसका मान 72 दिया है। 6 का जो मान है वो आपके पास 72 है। जब 6 का मान 72 है तो एक का मान कितना होगा? 12। अर्थात प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 12 हो जाएगा। ये जो आपके पास आंसर होगा ये 10 नहीं 12 होगा।
क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल 72 दिया था। अगला है कि एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है। तीसरे त्रिभुज का तीसरे कोण का मान डिग्री में क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोणों की बेसिकली दो मापें हैं, एक आपकी रेडियन है और एक डिग्री है। पाई रेडियन बराबर जो आपके पास होता है, ये आप हमेशा याद रखिए कि पाई रेडियन बराबर जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर मैं पाई रेडियन की बात करता हूं तो 180 डिग्री होता है, इसलिए एक रेडियन बराबर 180 बटे कितना है आपके पास पाई। एक रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। अर्थात अगर कभी भी कोण आपका रेडियन में दिया हो और आप उसे डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 180 डिग्री में जो होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, अर्थात एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। यहां से हम दो बातें सीख रहे हैं। यदि हमें किसी एंगल या कोण को अगर रेडियन में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, और अगर डिग्री में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से गुणा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक कोण 60 डिग्री है। इस 60 डिग्री को रेडियन में आप बदलिए। जब रेडियन में किसी डिग्री को बदलते हैं तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। एक रेडियन बराबर पाई अपॉन 180 डिग्री होता है। जब किसी भी डिग्री वाले कोण को रेडियन में बदला जाता है तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। 60 का ना 60 और 60 दिया कितना 180। तो अगर मैं रेडियन की बात करूंगा तो ये पाई बटा 3 रेडियन हो जाता है। या अगर ये कहा जाता है आपसे अगर ये कहा जाता है कि आपके पास सपोज दैट आपके पास एक कोण पाई बटा 2 रेडियन, अगर पाई बटा 2 रेडियन है, आपके पास कोई कोण पाई बटे 2 रेडियन है, इस कोण का मान, इस एंगल का मान डिग्री में क्या होगा, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री है। जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये पाई बटे 2 और 180 अपॉन कितना होगा पाई। हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब देखिए आपका सवाल क्या है साहब, आपका ये प्रश्न है, आपका प्रश्न है कि एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन है, तदनुसार तीसरे का मान कितने अंश होगा। देखिए पहले वाले कोण का मान 1/2 रेडियन है, थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, और दूसरे वाले कोण का जो मान है वो 1/3 रेडियन है। आपको पता है कि रेडियन का मुकाबला पाई के साथ होता है, डिग्री का मुकाबला 180 के साथ होता है, और सवाल में कहा है कहीं भी मौका मिले तो पाई का मान 22/7 लगाना है। पहला कोण 1/2 रेडियन है, दूसरा वाला 1/3 रेडियन है। अगर आपको तीसरा वाला कोण बताना है तो आपको इसे पाई में से घटाना होगा, क्योंकि 180 अगर डिग्री में होगा तो मुकाबला 180 से करेंगे, और रेडियन में होगा तो मुकाबला पाई के साथ होता है। हम इसे पाई में से माइनस करेंगे तो -1/2 और माइनस कितना होगा 1/3। यहां पर आपको पाई का मान याद रहे 22/7 लगाना है। 22/7 -1/2 -1/3। मैं आपको बता दूं कि मैं तीसरे वाले कोण का मान भी रेडियन में ही निकाल रहा हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है। है 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है। आप देख रहे हैं ये 22/7 है, इसका एलसीएम हम लोग कितना ले लें, इसका एलसीएम 42 ले लेते हैं। 7 छंग 42, ये 22 छक्का 132 हो गया। उसके बाद में इसे 2 से कैंसिल करता हूं तो 2 से कितनी बार चला जाता है 21 बार, और 3 से कितनी बार कट जाता है 14 बार। 132 आपके पास ऐसे ही रहता है, अपॉन में 42 रहेगा। ये 14 और 21 कितना होगा 35 होगा। 132 में से 35 जाता है तो ये 97 हो जाता है।
97/42 रेडियन ये दूसरे वाले का मान होगा। 97/42 रेडियन जो मान होगा वो दूसरे वाले कोण तीसरे वाले का मान होगा। अब आप इसे 97/42 को आप जो चेंज करेंगे आप इसे डिग्री में चेंज करेंगे। जब किसी भी रेडियन वाले कोण को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180/π से गुणा करते हैं। तो फिर बता चुका हूं कि आपको पाई का मान 22/7 लगाना है तो 180 हो जाता है। जब 22/7 लगाते हैं तो 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाता है। ये बड़ा स्पेशल सवाल था। हम इसे हल करेंगे तो 7 से कितनी बार काटेंगे? 6 बार। 97 एक प्राइम नंबर है जो कि कैंसिल नहीं होगा तो बाकी चीजों को ही काटेंगे। इसे 6 से हम कितनी बार काटेंगे? 30 बार। इसे थोड़ा हल करते हैं तो 0 3 7 21 का 1 और 3 9 27 3 9 27 और 2 29 बटे कितना होगा? 22। जब आप इसे 22 से भाग लगाएंगे तो इन्हीं में से कोई उत्तर आपका हो जाएगा। आप इसे हल कर सवाल संख्या देखिए 3 कैसे होगा। सवाल संख्या 3 है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4 5 6 7 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल का मान 3 होना चाहिए। आपको पता है कि ये सवाल एलसीएम का है तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इन चारों संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। मतलब 4 4 के बाद कितना है? 5 6 और 7। मैं 4 5 6 7 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या निकालूंगा तो 4 5 6 और 7 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या जो इनका एलसीएम होगी और इनके एलसीएम का मान 420 है। 420 वो संख्या है जो इन संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है। सवाल में कहा है कि शेषफल 3 बचाना है। शेषफल जितना बचाना होता है उतना जोड़ा जाता है। शेषफल जितना बचाना होता है उतना जोड़ा जाता है तो हम शेषफल के लिए 3 प्लस कर देंगे। जब मैं शेषफल के लिए 3 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास संख्या 423 प्राप्त होगी। लेकिन 423 हमारे सवाल का उत्तर नहीं है क्योंकि ये संख्या किससे नहीं कटती है? 13 से। 423 संख्या मेरे सवाल का उत्तर हो जाती अगर ये संख्या 13 से कट जाती। 423 जो आपके पास संख्या है ये आपके सवाल का उत्तर नहीं है तो आप अपनी संख्या को बड़ा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि संख्या को बड़ा जो करते हैं वो एलसीएम के सहारे बड़ा करते हैं। यानी 420 के प्लस कितना होगा आपके पास? 3। 420 के प्लस 3 आप एलसीएम को बड़ा करेंगे शेषफल ऐसे ही रहेगा। 420 के प्लस 3 संख्या किससे कटनी चाहिए? 13 से। अगर ये संख्या 13 से कट जाती है, 13 से जिस मान पर कट जाती है वो मान आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर के का मान लगाते हैं। जब के का मान लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एकदम से मान हमें नहीं मिलता है तो हम मान लगाने के लिए एक ऐसा तरीका तलाशते हैं कि हम इसमें से उस पार्ट को निकाल देते हैं जो 13 से कट जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं 13 तिया 39, जब 13 तिया 39 हो गया तो 30 बचा और 13 दूनी 26 तो कहने का मतलब 4 बचा। ये 4 के प्लस कितना होगा? 3। ये बहुत जल्दी मान तलाशने का तरीका है कि के का मान हम बार बार लगाने से बच रहे हैं। हम के का मान बार बार नहीं लगाना चाहते, हम के का मान लगाने से बच रहे हैं तो हम इसके अंदर से वो पार्ट निकालेंगे जो बाकी का बचा पार्ट है। अगर ये के जिस मान पर कट जाएगा ये संख्या पूरी कट जाएगी। मैंने 13 से भाग लगाई थी तो शेषफल 4 के प्लस 3 होगा। अब मैं यहाँ पर के का मान लगाता हूँ। मैं जैसे ही के का मान लगाता हूँ, सपोज दैट के का मान 2 लगाते हैं। जब मैं के का मान 2 लगाता हूं तो 4 दूनी 8 और 3 11, 4 चौक 16 और 3 19, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 छंग 24 और 3 27, 4 सत्ते 28 और 3 31, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 4 नमा 36 और 3 कितना होगा? 39। आपने देखा कि के बराबर 9 पर सेटिस्फाई हुआ है। जब मैं इसमें के बराबर 9 लगाता हूं तो के बराबर 9 पर सेटिस्फाई हो जाता है। जब के बराबर 9 पर सेटिस्फाई हो जाता है, अगर मैं इसमें मान लगाता तो मुझे बहुत समस्या होती। पहले 2 से गुणा करता, फिर 3 से करता, फिर 4 से, फिर 5 से। तो बेहतर है कि इसे हम छोटा करके पता लगा लें कि के का मान क्या होगा।
हम के मान के तौर पर हम 9 से गुणा कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर 9 से गुणा करूंगा, संख्या मेरे पास लिखी है कि 420 के प्लस 3। हम क्या कर रहे हैं, के का मान लगाते हैं। के का मान 9 लगाते हैं और उसमें 3 जोड़ते हैं। 9 दूनी 18, 9 चौक 36। जब इसे आप थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हो जाता है 3783, जो कि आपके पास बी वाला उत्तर है। आगे लिखा है 1/, इसे वर्गमूल का भी कह सकते हैं, घातांकरणी का सवाल भी कह सकते हैं। 1/√2 रूट प्लस √3, 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√6 प्लस √5। √6 प्लस √5। हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों में 1 का अंतर है। अगर इन दोनों संख्याओं के वर्गों में 1 का अंतर है तो इसका उल्टा जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, मतलब √3 माइनस का √2, मतलब इसका उल्टा ही इसका कॉन्जुगेट होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये नीचे चिन्ह प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, नीचे चिन्ह प्लस का है ऊपर जाके माइनस का होगा। √4 माइनस √3 प्लस √5 माइनस का √4 और प्लस √6 माइनस का √5। हम हल कर रहे हैं तो √3 से √3 कैंसिल, √4 से √4, √5 से √5। इसे हल करते हैं तो ये √6 और माइनस कितना होगा, √2। आपको पता है कि इन दोनों में से मैं √2 कॉमन ले सकता हूं। जब √2 कॉमन लूंगा तो √3 माइनस √1। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ए तथा बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार है। ए ने 15 महीनों तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया। बी को लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। ज्ञात कीजिए कि बी की पूंजी कितने समय तक व्यापार में रही। आपको यह बताना है कि बी की पूंजी कितने समय तक व्यापार में रही है। बी की पूंजी कितने समय तक व्यापार में रही है। बी की पूंजी कितने समय तक व्यापार में रही है। आपका प्रश्न है, देखिए ये सवाल पार्टनरशिप साझे का सवाल है। मैं आपको बता दूं कि प्रोविडेंट जो होता है, अगर मैं प्रोविडेंट की बात करता हूं या लाभांश की बात करता हूं, तो किसी भी व्यक्ति का जो लाभांश होता है, जो प्रोविडेंट होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कितना इन्वेस्टमेंट करता है और कितने टाइम के लिए करता है। किसी भी व्यक्ति के लाभ को लेकर 2 बातें देखी जाती हैं कि वो व्यक्ति कितनी पूंजी लगाता है और वो व्यक्ति कितने समय के लिए पूंजी लगाता है। अगर मुझे प्रोविडेंट चाहिए, मुझे लाभांश चाहिए, तो मुझे पूंजी का गुणा समय के साथ करना होगा। मुझे पूंजी का गुणा समय के साथ करना होगा। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि ए तथा बी व्यवसाय में हिस्सेदार है। ए ने 15 महीनों तक कुल पूंजी का 1/4। हम क्या करते हैं, देखो कुल जो इन्वेस्टमेंट है, कुल जो पूंजी है, हम उसे 4 मान लेते हैं। मैं कुल पूंजी को 4 मान लेता हूं। 4 मानने की ये वजह है, सवाल में कहा है कि ए ने कुल पूंजी का 1/4। हम कुल पूंजी को 4 मान लेते हैं। यहां पर मैं ए की बात करूंगा और यहां पर जो मैं बात करूंगा वो बी की बात करूंगा। ये ए की बात है और ये बी की बात है। अगर आपने कुल पूंजी को 4 माना है तो सवाल में कहा जाता है कि पहले वाला जो व्यक्ति है वो कुल पूंजी का 1/4 निवेश करता है। आपको पता है कुल पूंजी 4 मानी है। इस 4 का जो 1/4 होगा वो 1 होगा। अगर 4 रुपए की पूंजी में 1 रुपए की पूंजी ये लगाता है तो बाकी 3 रुपए की पूंजी दूसरा वाला व्यक्ति बी लगाएगा।
आपने टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल पूंजी को 4 माना है। पहले वाला व्यक्ति कुल पूंजी का 1/4 लगाता है। 4 का 1/4 1 हो गया। अगर वो 1 रुपए का व्यापार करता है तो वो 3 रुपए से व्यापार करता है। आगे कहा जाता है कि जो आपके पास पहले वाला व्यक्ति है उसकी जो पूंजी है वो 15 माह तक काम करेगी। पूंजी का गुना समय के साथ लगा रहे हैं। दूसरे वाले की पूंजी कितने समय तक काम करेगी नहीं पता, टी मान लिया। जब पूंजी का गुना समय से करते हैं तो ये लाभ हो जाता है। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि जो बी का जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट का 2/3 है। मतलब व्यापार की समाप्ति के बाद पता चला, व्यापार की समाप्ति के बाद ये पता चला कि जब व्यापार करके लोग निपट गए तो बी का जो प्रॉफिट है, बी का जो लाभ है वो टोटल लाभ का 2/3 है, अर्थात 2 बटे कितना होगा 3। इसका मतलब है कि टोटल लाभ अगर 3 रुपए का हुआ है तो उसमें बी का लाभ कितना है 2 रुपए। अर्थात अगर बी का लाभ 2 रुपए है और टोटल लाभ 3 का हुआ है तो ए का लाभ 1 रुपए उसके आगे लगा देते हैं। हम इसे हल करते हैं तो ये 3 पंजे कितना होगा 10। इसकी तिरछी गुणा करते हैं तो ये 2 पंजे, 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, यानी सवाल का सी वाला उत्तर हो जाए। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, देखो वो संख्या आपने n मानी है, उस संख्या में आप 21 प्लस करते हैं। जब संख्या में 21 प्लस करते हैं तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। मतलब इस संख्या का 3 गुना कर दे, 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। सवाल यह है कि जब किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाता है तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। हम इसे हल करेंगे। आपको क्या बताना है कि वह संख्या कितनी है। इसे हल करते हैं तो ये 2n बराबर जो होगा वो आपके पास 28 होगा। n बराबर कितना होगा 14। आपको बताना है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। दशमलव के पहले अंकों से मतलब नहीं होता है, दशमलव के बाद वाले अंक वर्गमूल में जरूर देखे जाते हैं। ये दशमलव के बाद लिखा है 0.9। यदि आप किसी भी दशमलव वाली संख्या का रूट या वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दशमलव के बाद में अंकों की संख्या एक जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में होनी चाहिए। या तो दशमलव के अंकों की संख्या 2 या 4 हो या 6, इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि उसका पेयर बनता हो। हम देख रहे हैं कि दशमलव के अंकों की संख्या 2 है तो हम दशमलव को भूल जाते हैं। जब दशमलव को भूल जाते हैं तो केवल संख्या 9 बचेगी और 9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 होगा। फिर हम दशमलव की तरफ लौटते हैं। हम देखते हैं कि दशमलव वाले कितने अंक थे, 2 थे, यानी कितना जोड़ा बन रहा था 1। अगर दशमलव के अंकों की संख्या 2 थी तो दशमलव के अंकों को आधा कर देते हैं। 2 का आधा कितना होगा 1 होगा, 0.3 हो जाएगा। या मैं ये भी कह सकता हूं कि दशमलव के उतने अंक आते हैं जितने जोड़े बनते हैं। तो जोड़े कितने बन रहे थे, 1 बन रहा था, इसलिए दशमलव का 1 अंक आएगा, उधर से गिनेंगे, 1 पे लगा दें। ए तथा बी 2 व्यक्तियों ने कार्य आरंभ किया। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। अगर मैं एक ही बात करता हूं, देखिए सवाल में कहा जाता है कि आपके पास ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। बेहतर का मतलब जो होता है वो क्षमता से होता है। बेहतर जो होता है वो क्षमता से होता है, एफिशिएंसी से होता है। अगर मैं ए तथा बी की एफिशिएंसी या क्षमता की बात करूंगा तो प्रश्न में कहा जाता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, अर्थात इन दोनों की क्षमता का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। इन दोनों की क्षमता में जो अनुपात है वो 3:1 का है। जब इनकी क्षमता में अनुपात 3:1 का है, आपको पता है कि जो समय होता है वो क्षमता का उल्टा होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की क्षमता इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ज्यादा होती है, समय वैसे ही कम होता चला जाता है। क्षमता बढ़ेगी, समय घटेगा, अर्थात एक दूसरे के जस्ट अपोजिट या उल्टे हो जाते हैं। अगर क्षमता में अनुपात 3:1 का है तो समय का अनुपात 1:3 होगा।
अगर ये समय 1 लेता है तो ये 3 लेता है, इन दोनों के समय में 2 का फर्क है। और 2 का जो अंतर है वो कितना है, ये 60 दिया है, 2 का मान 60 है। जब 2 का मान 60 है तो 1 का जो मान होगा वो 30 होगा। जब 1 का मान 30 होगा तो ये 30 ही का ना कितना होगा 30, और ये 30 दिया कितना होगा 90। अर्थात पहले वाला व्यक्ति किसी काम को 30 में, दूसरा वाला 90 में। हम सवाल के टोटल कार्य निकाल लेते हैं। आपको पता है कि टोटल कार्य बराबर क्षमता गुना समय। अगर मैं टोटल कार्य की बात करूंगा तो टोटल कार्य बराबर क्षमता गुना समय। हम किसी भी व्यक्ति के दिन और क्षमता को लेकर हम कुल कार्य निकाल सकते हैं। अच्छा, बी की क्षमता कितनी है 1, और ये काम करता है 90 दिन में, तो सवाल के कुल काम कितने हो गए 90। अब ये 90 काम दोनों मिलकर करना चाहते हैं। जब 90 काम दोनों मिलकर करना चाहते हैं, इन दोनों की क्षमता मिलाकर 4 है। अगर ये दोनों मिलकर करना चाहते हैं, समय बराबर कार्य बटे क्षमता 90/4। 90/4 का मतलब होता है 22 सही 1/2। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणा 80 मीटर का है। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणा 80 मीटर का है। आपके पास ये एक आयताकार बगीचा है। इस बगीचे की लंबाई 100 मीटर है और इस बगीचे की जो चौड़ाई है वो आपके पास 80 मीटर है। लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर है। सवाल में कहा है कि उसके बाहर एक साथ, इसके बाहर, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है। मतलब इस चारों तरफ एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, ये रास्ता है। इस रास्ते की चौड़ाई का मान आपके पास 10 है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास ये कोई आयत है। इस आयत की लंबाई अगर l है और आयत की चौड़ाई का मान कितना है b है, इसके बाहर की तरफ एक रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बनता है। सवाल है कि हमारे पास ये एक आयत है। इस आयत की लंबाई l है, चौड़ाई का मान b है। इस आयत के बाहर की तरफ एक रास्ता बनता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल है कि 2/l + b प्लस कितना होता है 2/। किसी भी आयताकार क्षेत्र के बाहर बने समान चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल, अगर आयताकार क्षेत्र की लंबाई l है, चौड़ाई b है और बाहर जो रास्ता बना है अगर उसकी चौड़ाई b है, तो l + b + 2/। होगा। हमारे पास चौड़ाई कितनी है रास्ते की, तो रास्ते की चौड़ाई 10 है, जो कि 10 दूनी 20 हो जाता है। रास्ते की चौड़ाई हम इसकी बात कर रहे हैं। रास्ते की चौड़ाई जब मैं 10 लगाता हूं तो 10 दूनी 20। लंबाई जो है वो आपके पास 100 है, चौड़ाई का मान 80 है। और अगर मैं रास्ते की फिर चौड़ाई की बात करूंगा तो ये 10 है और ये 10 दूनी कितना है आपके पास 20 है। इसे हल करेंगे तो ये 20 हो जाता है। 180 और 20 कितना होगा, क्या ये 200 हो जाता है। हमारे पास जो रास्ते का क्षेत्रफल है ये 4000 वर्ग मीटर हो जाता है, जो कि आपका उत्तर है विकल्प संख्या डी। देखिए आज का अंतिम प्रश्न क्या है, सवाल संख्या 10। एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 रुपए में प्रस्तावित की है, लेकिन वह उस पर 10% कम वसूल करे तो भी उसे 10% का लाभ होता है। सवाल ये आपका जाना पहचाना है, कोई नया सवाल नहीं है। प्रस्तावित का मतलब यह है कि 27,500 रुपए उसका MRP है। इस सवाल में जो अंकित मूल्य है वो 27,500 रुपए है।
10% कम करता है तो ये डिस्काउंट की बात है, ये बट्टे की बात है। उसे 10% लाभ होता है तो ये प्रॉफिट की बात है। अगर आपके प्रश्न में ये कहा जाता है कि किसी वस्तु पर इतने प्रतिशत की छूट देने के बाद अगर इतने प्रतिशत का लाभ हो, तो एक संबंध आता है जो क्रय मूल्य का अंकित मूल्य के साथ बताता है, यानी 100 माइनस डी और बटे होता है 100 प्लस लाभ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि कभी डिस्काउंट या बट्टा है तो उसे 100 में से माइनस करते हैं, कभी लाभ होता है तो उसे 100 में जोड़ते हैं। और इस तरह के प्रश्नों में जो डिस्काउंट या बट्टे वाला पार्ट होता है वो क्रय मूल्य की तरफ चला जाता है, और जो लाभ वाला पार्ट होता है वो अंकित मूल्य की तरफ चला जाता है। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि 10% का बट्टा है तो ये कितना होगा, 90। फिर कहा जाता है 10% का लाभ तो ये होगा 110। जो बट्टे वाला पार्ट है वो क्रय मूल्य को बताता है, जो लाभ वाला पार्ट है वो एमआरपी को बताता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 9:11 है। हमारे पास 11 का जो मान है, 11 का जो मान है वो 27,500 रुपए है। जब 11 का मान 27,500 है तो इसे गुणा मेरे हिसाब से 2500 से हो रही है। अगर आपको ये बताना है कि उसका लागत मूल्य क्या है, उसका क्रय मूल्य क्या है, तो आप 9 से गुणा करेंगे 2500 का। जब 2500 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर होगा, 22,500। आप लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली के 10 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। इसमें कुछ प्रश्न मॉडरेट भी होते हैं, कुछ नॉर्मल भी होते हैं, कुछ प्रश्न डिफिकल्ट भी होते हैं। ये सारा प्रीवियस है, इसलिए आपके लिए फायदे की चीज है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।